बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मी डॉक्टर काशिफ और आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले फ्लक्स का कंसेप्ट लेना पड़ेगा और इसके लिए हम बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है एयर फ्लक्स की, तो इससे हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सपोज कर लें ये एक पर्सन है और ये एक खिड़की है जहाँ से एयरलाइंस खिड़की में से क्रॉस होके इस पर्सन तक पहुँच रही हैं, या उस पर एयर का इफेक्ट है या नहीं है, वो एयर फील कर रहा है या नहीं कर रहा, ये डिपेंड करेगा कि सपोज कर लें एक खिड़की इस फॉर्मेट में है कि वहाँ से एयरलाइंस क्रॉस होके आ रही हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सपोज कर मैंने 3 एयरलाइंस बनाई हुई हैं, तो तीनों की तीनों यहाँ से पार हुई हैं और उसका इफेक्ट भी उस पर्सन तक पहुँच रहा है। केस नंबर 2 के अंदर एयरलाइंस मौजूद नहीं है, अगर एयरलाइंस नहीं है तो उसका इफेक्ट भी नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ से हमने क्या बात कंक्लूड की कि अगर एयर है तो उसका इफेक्ट है, अगर एयर नहीं है तो उसका इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा पॉइंट कि अब वो जो हमारे पास खिड़की है उसको हम इस तरह रखने की बजाय, ऐसे रखने की बजाय अगर हम उसको ऐसे कर देते हैं इस फॉर्मेट में, अब एयरलाइंस यहाँ से आएंगी, इधर से और इधर से पार हो सकती हैं लेकिन उस खिड़की में से पार नहीं होंगी। हमारे लिए ये लाजमी है कि वो खिड़की में से पार हो। समझ लें कि इस साइड पे भी दीवार है और इस साइड पे भी दीवार है। तो अब क्या हो रहा है कि एयरलाइंस मौजूद हैं लेकिन खिड़की में से कोई भी चीज़ पार नहीं हो रही, क्योंकि खिड़की को हमने इस फॉर्मेट में रखा। अब थोड़ा सा मैं उसको टिल्ट कर देता हूँ, जब थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं तो एयरलाइंस पार तो होंगी लेकिन कम हो रही हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने एक चीज अंडरस्टैंड की कि जो इफेक्ट है एयर का वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, खुद मैग्नीट्यूड ऑफ एयर, अगर एयरलाइंस ज्यादा है तो हमें उसका इफेक्ट भी ज्यादा फील होगा। दूसरी चीज एरिया, अगर एरिया उस खिड़की का जितना ज्यादा होगा लाइंस भी उतनी ज्यादा पार होंगी। और तीसरी चीज ओरिएंटेशन, अगर खिड़की जो है वो इस फॉर्मेट में है तो मैक्सिमम लाइंस पार हो रही हैं, इस फॉर्मेट में है तो कोई लाइन पार नहीं हो रही, और अगर दरमियान में है तो कुछ लाइंस पार होंगी। तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एयरलाइंस, उसके साथ साथ एरिया, और तीसरी चीज़ क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एयरलाइंस। तो जब हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ किए एरिया वेक्टर, ये आगे टर्म यूज़ होगी तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास ये किसी बुक नुमा चीज़ है, उसका एरिया जो है वो गिवन है। अब एरिया जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। तो उसका तरीका ये है कि आप एक सपोज कर लें ये एक हाथ है, इसके ऊपर मैं एक बाल पॉइंट रख देता हूं, तो बाल पॉइंट जो है वो इस हाथ के मैंने नॉर्मल रखनी है। तो जितना हाथ का एरिया होगा, अगर एरिया बढ़ा देता हूं तो वो जो बाल पॉइंट की लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। ये देखें यहां पे नजर आ रहा है आपको, एरिया बढ़ा दिया है तो इसकी लेंथ भी बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका नॉर्मल लेके हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आगे हम टर्म यूज करेंगे एरिया वेक्टर इंस्टेड ऑफ एरिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं। जी, हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या दूसरा वे ये है कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन 2 वे से करेंगे, एक उसका फिजिकल वे से और एक मैथमेटिकली। फिजिकली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम इसको कैसे मेजर करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है। आप इक्वेशन को देखें और डिफाइन करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे भी नजर आ रहा है। अब इसमें मैक्सिमम फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब मिलेगा, जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री, जब क्वांटिटीज पैरेलल होंगी। यहां पे नजर आ रहा है कि ये एरिया वेक्टर, ये आपके पास एरिया है और इसका वेक्टर नॉर्मल लेंगे, और इलेक्ट्रिक लाइंस ये दोनों क्या है यहाँ पे पैरेलल हैं। तो थीटा क्या आएगा 0 डिग्री, तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ई की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड। मिनिमम फ्लक्स दूसरे केस के अंदर ये आपके पास एरिया गिवन है, इसका आपने नॉर्मल वेक्टर ड्रा किया, तो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक लाइंस उसके ऊपर से पार हो रही हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये पुट करेंगे तो cos 90 आपको क्या देगा, 0 देगा, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका यूनिट अब यहां से इजीली निकाल सकते हैं, E मल्टीप्लाइड बाय A, E फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, और एरिया जो है वो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने याद रखने हैं, और साथ ये डायग्राम, ये मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए, और ये जब इनके दरमियान कोई एंगल मौजूद हो, तो ये आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी, इसके साथ हमने मेजर करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। दोबारा सुन लें, एक ऐसी सरफेस जिसने इंक्लोज किया हुआ है चार्ज प्लस क्यू, इस यहां मेजर करेंगे कि इसका टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, और वो भी कहां पे, ऑन दी सरफेस। तो ये समझ लें कि ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, जैसे बॉल होती है, जैसे गुब्बारा होता है, और उसके सेंटर में चार्ज मौजूद है प्लस क्यू। अब आपने पहले जो है ना ये रीड किया हुआ है, अंडरस्टैंड भी किया हुआ है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, चारों तरफ होंगी, अंदर भी बाहर भी, और रेडियली आउटवर्ड होंगी। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। अब यहां पे हमने एक आसान वे यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के लिए। हम पहला काम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास स्फीयर है, इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। जैसे आपने फुटबॉल देखी ना, उसके ऊपर छोटे छोटे से टुकड़े मौजूद होते हैं, हमने उससे भी छोटे करने हैं। क्यों छोटे करने हैं, कि हमने इतने छोटे करने हैं कि वो ऑलमोस्ट आपको वो वाला पोर्शन फ्लैट नजर आए। वो वाला पोर्शन हमें क्या मिलना चाहिए, फ्लैट मिलना चाहिए। अगर वो पोर्शन फ्लैट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है आर पे भी। अब क्योंकि चार्ज सेंटर पे मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आर है इसका, वो तमाम सरफेस के तमाम पोर्शंस के लिए उसकी वैल्यू सेम होगी। तो इसका मतलब है ई की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये भी हमने आगे ये कंसेप्ट यूज करना है। अब हम इधर आ जाते हैं, हमने फ्लक्स मेजर करना है, हमने इस सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये मैंने यहाँ पे भी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए दिखाया। इसके छोटे छोटे से पोर्शन आपने कर लेने हैं। अब आप हर अलग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेंगे। तो सपोज कर लें हमारे पास अगर ये फर्स्ट पोर्शन है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E1 वेक्टर डॉट डेल्टा A1 वेक्टर प्लस सेकंड के लिए, सेकंड पोर्शन के लिए E2 वेक्टर डॉट डेल्टा A2 वेक्टर थर्ड के लिए, अप टू n पोर्शंस के लिए En वेक्टर डॉट डेल्टा AN वेक्टर। यहां पे छोटी सी मिस्टेक ये करते हैं कि जल्दी में लिखते हुए हम ये वेक्टर जो है ना ये भूल जाते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए आपने इसके दरमियान वेक्टर लाजमी रखना है, इसके दरमियान डॉट आपने लाजमी लगाना है, और इन क्वांटिटीज के ऊपर वेक्टर भी लाजमी लगाना है। अब हम इसको ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो E1 की मैग्नीट्यूड डेल्टा A1 की मैग्नीट्यूड का 0 डिग्री, देखें यहां नजर आ रहा है आपको कि जब आपके पास टुकड़ा बहुत छोटा है, फ्लैट फॉर्म में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल ड्रा करें तो वो भी इधर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू दिस पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। यहां नजर आ रहा है इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसी तरीके से फॉर सेकंड पोर्शन, फॉर थर्ड पोर्शन एंड फॉर एन पोर्शन। तो यहां से ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि cos 0 डिग्री आपको 1 देगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, उसके बाद E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 अप टू En डेल्टा AN। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस चार्ज की वजह से जो ये जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे सरफेस पे, जितने भी पोर्शंस बनाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आर जो उनके लिए क्या है, सेम है। तो E1 E2 E3 और En इन तमाम की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम बजाय इनको E1 E2 E3 के हम इनके लिए टर्म यूज करेंगे E, क्योंकि सब के लिए वैल्यू क्या है, कांस्टेंट और सेम है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू प्लस डेल्टा AN। जी,
तो ये क्या चीज है, इसको दोबारा गौर से देखें कि ये टर्म हमें क्या बता रही है कि जो छोटे छोटे टुकड़े हमने किए थे, इन तमाम का एरिया अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमें उस स्फीयर की जो सरफेस है उसका टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। ये वाली टर्म डेल्टा A1 से लेके डेल्टा AN तक, और टोटल एरिया जो है सरफेस ऑफ द स्फीयर का वो किस चीज की इक्वल होता है, 4 पाई r स्क्वायर के। और E की वैल्यू क्या होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। तो यहां पर हमने E की वैल्यू पुट करनी है और यहां पे हमने A की वैल्यू पुट करनी है। यहां से कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जितनी भी डिस्कशन की है, हमने यहाँ पे मीडियम जो यूज किया है वो फ्री स्पेस है, मींस नो मीडियम। तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। इसका मतलब है जितना चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी फ्लक्स